फहीमुर रहमान साहब, इंडस्ट्री ऑफ कोर्स बैकबोन होती है। आप कैसे मुझे हैरत होती है जो गैर सियासतदान लोग जो हैं वो जो इंडस्ट्रियां जिंदा कैसे रख के बैठे हैं। जब आपके रीजन में आप एक्सपोर्ट तो ज़ाहिर आप डिसएडवांटेज पे चले गए। हाउ डू यू मैनेज इट? ये तो इन हालात में अगर कोई अपनी इंडस्ट्री पाकिस्तान में चला रहा है ना, वो रियल सेंस में जिसे आप कहते हैं ना, तो जहाद कर रहा है। आप गवर्नमेंट के आपने अभी जिक्र हो रहा था कि ये छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे 3 सेंट बिजली का रेट है। कभी एथोपिया और कंबोडिया जैसे मुल्क या आप रवांडा जैसे ये जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इनके एम्बेसडर आए हमारे पास, तो उन्होंने कहा जी हमारे मुल्क में जो बिजली का रेट है 3 सेंट टू 6 सेंट है। ये उन ममालिक की बात हो रही है जिन्हें थर्ड वर्ल्ड में हम गिना करते थे। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के जो पैरामीटर हैं वहाँ पे, इंडस्ट्रियल जोन का जो हालात हैं वो इस किस्म के हैं। इसी एथोपिया की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में हमें बताया कि वहाँ पे आएँ 13 से ज़्यादा या 14 से ज़्यादा हमारे पास इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऐसे हैं, इंडस्ट्रियल जोन, जिसमें आप टन की बेसिस पे आपने सिर्फ अपनी मशीनरी इंस्टॉल करनी है। तो यहाँ पे अगर आप कहें कि हमें कोई भी काम जो आपसे नहीं होना ना, तो हम IMF पे डाल देते हैं। आप इंडस्ट्रियल जोन की अगर हम बात करने जाते हैं तो हमने जी हम सब्सिडी नहीं दे सकते जी, हम इंडस्ट्रियल जोन में जो टैक्स एग्जम्पशन नहीं दे सकते। आपके पास मैं लाहौर की अगर बात करूँ तो ये 60% की जो पॉपुलेशन का जो कैपिटल सिटी है, इसके सराउंडिंग में, और इतनी बड़ी इंडस्ट्री को, कॉटेज इंडस्ट्री को, ट्रेड को ये कैटर करता है, इसके सराउंडिंग्स में गुज़श्ता कई दहाइयों से एक कोट लखपत इंडस्ट्रियल इस्टेट और एक सुंदर इंडस्ट्रियल इस्टेट जो डिक्लेयर इंडस्ट्रियल जोन है, अभी हमने कायद आज़म इंडस्ट्रियल जोन बनाया है। में मुझे बताएं जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसने अपना वर्किंग कैपिटल, मशीनरी लगानी है, रॉ मटेरियल है, फिर मार्केट स्प्रेड उसको चाहिए, फिर आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल चाहिए। इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएंगे लोग, कहाँ से आप? फिर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ के लिए तो आपका कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। आपने दुनिया में जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, यूरोप अमेरिका तो आप छोड़ ही देना, हम बात करते हैं अपनी रीजनल कंट्रीज जिनके साथ हमारा मुकाबला है। उनमें अगर आपने ग्रोथ देखी है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, तो वो थ्रू SME से शुरू हुई है। तो हमारे यहाँ हालात ये है कि हम 6% लोन देते हैं अपनी SMEs को। तो दूसरे ममालिक में देखें तो इंटरेस्ट रेट है नहीं 6% ऑफ द टोटल लोन्स। अच्छा ठीक है। जो हम जितने लोन्स देते हैं, ठीक है, उनका 6% जो है वो सिर्फ हमने SMEs के लिए मुख्तस किया हुआ है। अब यही पैसा 700 या 800 अरब के करीब हर साल हमें 10% इसमें इंक्रीमेंट भी कर देते हैं। आप लगाएं ना, इनको दें ना, हमारे स्टार्टअप्स को दें। आप हमारी ये जितनी बड़ी यूथ है, इतना बड़ा पोटेंशियल है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज का, जिसे दुनिया का बेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज आप कहते हैं। 65% यूथ, उन्होंने आपने उनको यूटिलाइज़ कहाँ पे जाके करना है? आपने जब उनको जॉब क्रिएशन नहीं होगी, आपने उनको मेन स्ट्रीम में यूटिलाइज़ नहीं करना, ये पोटेंशियल आपका मोब बन के आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि आप अपनी इंडस्ट्री के लिए जो इंसेंटिव्स हैं, आप इंसेंटिव्स को तो खैर हम तो इंसेंटिव्स की बात ही नहीं करते, हम अब बात करते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की। जो दुनिया के दीगर खित्ते के ममालिक हैं, हमें वही दे दें, तो फिर हमें कहें कि अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं। अच्छा, मैं आगे बढ़ता हूँ। डॉक्टर साहब, ये एक बड़ा ज़राई मुल्क है हम, और आप हमसाए में यील्ड देख लें, वहाँ मैं पढ़ रहा था कि 8 घंटे वो बिजली फ्री देते हैं 24 घंटे में, और दिन के टाइम अपने फार्मर्स को, और उनकी यील्ड भी ज़्यादा है। और और ये जो हिस्सा हमारे पास है, मैं पढ़ रहा था कहीं कि ये सब कॉन्टिनेंट का जो सबसे बड़ा बास्केट थी, ये 40% गल्ला यहाँ पैदा होता था। अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं। ये सबसे पहले तो देखिए, कपास का मसला था कि वहाँ से हम एक ज़माने में इजिप्ट की लेंट का मुकाबला करते थे, और ना सिर्फ ये कि ख़ुद पैदा करते थे बेहतरीन लेंट, बल्कि एक्सपोर्टर थे हम। अब ये क्या हुआ कि आज हम अपनी इंडस्ट्री के लिए भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं कॉटन बेल्स। तो ये आपको एक फैक्टर, जो एक ऐसी फसल जो हमारी आगे वैल्यू एडिशन में भी इस्तेमाल होती थी, उसका हमने क्या हशर किया है। अब इसकी जो भी वजूहात हो, मगर आप ये देखें कि IMF ने आकर इनको कहा कि भाई ये आप इनको इनपुट सस्ती ना दें, फार्मर्स को दबा के आप जो है ना महंगी इनपुट्स करें,
और इस पे 18% आप कर दें रोज़। कभी कहते हैं जी ट्रैक्टर पे क्यों 10% है, ये फर्टिलाइज़र पे क्यों है, फर्टिलाइज़र आप सब्सिडाइज़ क्यों दे रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें। जैसे अभी इंडस्ट्रियल की बात हुई, जैसे ही उन्होंने देखा कि सी पैक के ज़रिए ये दूसरे था उसके फेस में कि हम इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाएंगे और वहाँ से फिर हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, चाइनीज़ रीलोकेट करेंगे, सबसे पहले उस पर पाबंदी लगाई कि ये आप काम बंद करें। और ये बहस में भी नहीं आ रही बात कि वो तो ख़ास सी पैक को टारगेट किया। इस पर मैंने पाइड में आर्टिकल लिखा था कि ये जितनी एग्जम्पशन क्लॉजेस इनकम टैक्स में चल रही थी, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो हमारे इंडस्ट्रियल जोन थे, उसको सबको इन्हें तबाह करने के पीछे एक बात थी कि वो भी ना यहाँ आ सके। लिहाजा आप देखें कि बिजली पैदा करने के मंसूबे हमने चीनियों को खुद कहा यार हमारे पास बिजली नहीं, पहले वो लगा दें। तो पहले फ़ेज़ में 32 बिलियन दे दिया। अब दूसरा फेज़ जो एक्चुअल उस बिजली को इस्तेमाल का था, जहाँ इंडस्ट्रियल जोन बनते वहाँ जाना था, वो उसको हमने यूटिलाइज़ नहीं किया, तो वो ओवर कैपेसिटी भी हमारी हो गई। और अब चीनी भी ज़ाहिर है कि अपने जो पावर प्लांट लगाए हैं उसके लिए हमसे कैपेसिटी, उन्होंने भी वही एग्रीमेंट किया। तो ओवरऑल ना हमने चीन से फ़ायदा उठाया, और IMF तो मुसलसल हमारी इस जो है डिपेंडेंस है उसको इंश्योर करना चाहता है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन ना हो और ये हमेशा डिपेंडेंट रहें। और हमेशा हमारे ये 25वां प्रोग्राम था, अगली 25 नस्लों में भी चाहते हैं कि हमारे पास ही रहे, क्योंकि पाकिस्तान एट 100 का ख्वाब भी अगर हम बनाएं कि वहाँ हमारी ज़राअत ऐसी हो, हमारी इंडस्ट्री ऐसी हो, तो सबसे बड़ी रुकावट जो आपके रास्ते में आ गया। अब वज़ीर-ए-आज़म मोहतरम खुद आके TV पर फरमाते हैं मैं तो बहुत रिलीफ देना चाहता हूँ, मगर मैं क्या करूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मुझे IMF ने, किसी मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म आके ओपनली पब्लिक में ये कहे कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो भाई फिर तुम किस चीज़ के वज़ीर-ए-आज़म हो? अगर तुम ने कुछ लोगों के लिए भलाई नहीं कर सकते और फिर IMF को आगे हुकूमत दे दें कि भाई तुम चला भी लो हुकूमत, हम तो अगर अमली तौर पर उधर ही है। डॉक्टर साहब, अच्छा डॉक्टर साहब, डायरेक्ट टैक्स कितना लोग देते हैं पाकिस्तान में? इनडायरेक्ट तो छोड़ देना, वो तो भरमार है जी। डायरेक्ट टैक्स का मसला पाकिस्तान में ये है कि उन्होंने कहा अब ना दें डायरेक्ट टैक्स, हम हर चीज़ पर ही विद होल्डिंग लगा देते हैं। अब सारा दिन क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं जी, देखें वो अभी उनके लिए कोई आप देखा वो एक स्कीम लेकर आए हैं कि जी फिक्स्ड आप 25,000 दे दें और फिर ये दे दें। और भाई बिजली में आपने इनकम टैक्स और सेल टैक्स पहले शामिल किया हुआ है कमर्शियल की, उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि आप क्यों लिबल, और फिर कह रहे हैं कि 46,000 तक अगर आपका टैक्स कटा वो वापस भी नहीं होगा, ये भी साथ फरमा दिया। अच्छा, जानबूझकर उनको एक आदत पड़ गई, जैसे उन्होंने बहुत पैसा दिया, वर्ल्ड बैंक ने, रफ्तार ने और बहुत से यहाँ डोनर्स आए कि ये प्रोपेगेंडा करते रहें कि पाकिस्तानी टैक्स चोर हैं और हम यहाँ टैक्स रिफॉर्म्स का। भाई क्या टैक्स रिफॉर्म्स करनी है आपने? पाकिस्तान के लोग सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं पूरे रीजन में इस वक्त, शायद इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट भी, डायरेक्ट हाँ डायरेक्ट भी। उसकी परसेंटेज निकाल लेना, सुपर टैक्स ने आप, हमारा कॉर्पोरेट चल ही नहीं सकता, उसके ऊपर जो टैक्सेस उन्होंने लगा दिए हैं वो तकरीबन 60% बन जाते हैं। जो बड़ी बड़ी हमारी 2 टेक्सटाइल कंपनियां जो बहुत बड़ा वैल्यू ऐड करके पैसा ला रही थी, वो एक्सपेंशन क्या बंद करने का सोच रही हैं कि हम किसी और तरह डिवर्सीफाई कर लें, क्योंकि उनकी 60% टैक्स देने के बाद तो वो सर्वाइव करना है उनके लिए बहुत मुश्किल है। एक्सपेंशन तो बड़ी दूर की बात है। ये बात हुई थी कि चीनियों ने कहा कि चलिए हम पे टैरिफ लगा है, और 2 सऊदीज़ कंपनी ने मिलकर कहा कि हम इन कंपनियों के साथ मिलकर एक्सपेंशन करते हैं। जैसे ही वो टैक्स का मॉडल सामने आया, उन्होंने कानों को हाथ लगाए कि भाई हम यहाँ क्या कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रोपेगेंडा है कि पाकिस्तानी डायरेक्ट टैक्स नहीं देते। देखिए जितने मोबाइल यूज़र्स हैं वो 15% एडवांस एडजस्टेबल इनकम टैक्स दे रहे हैं। अब उसमें तो ऐसे गरीब लोग भी शामिल हैं जो खुद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे लेते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स की जो आपने बात की ना, वो इस वक्त ये हालत है कि 154 मिलियन इस वक्त हमारे पास ब्रॉडबैंड यूज़र्स हैं। छोड़ते हैं, वैसे 200 मिलियन से ज़्यादा सिम्स इशू हो जाए। ब्रॉडबैंड वाले तो 2 बंदे नहीं हो सकते ना, तो एक बंदा यूज़ कर रहा होगा। वो 15% एडवांस एडजस्टेबल आज तक एक्नॉलेज नहीं किया कि पाकिस्तान में तो हर अडल्ट बंदा जिसके पास मोबाइल, या अडल्ट नहीं भी है, उसको वालिद ने लेके दिया हुआ है, वो भी टैक्स पेयर है, वो भी टैक्स दे रहा है। अब रिटर्न वो जा किधर रहा है? वो जा रहा है डेट सर्विसिंग में। बड़े बड़े जो बैंक हैं वो सारा पैसा दे देते हैं गवर्नमेंट को, ना इंडस्ट्री के लिए फिनेंस बचता है, ना SME की बात। पूरी इस वक्त पाकिस्तान का मॉडल ये बना हुआ है कि आप चाह रहे हैं कि दबा के आप पैसा बोरो करें। पिछले हफ्ते गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 84 बिलियन, अब पर डे आप निकालें ना, 5 दिन की इनकी छुट्टी निकाल के, तो 12 बिलियन से ज़्यादा पर डे कर्जा ले रहे हैं आप, और फिर सूद में उन बैंकों को आप दे रहे हैं पैसा, फिर उन पे ऊपर लगा रहे हैं टैक्स।
फिर उसको वापस लेकर फिर याशियाँ जो जाहिर है कि जहाज भी ख़रीदने होते हैं, सैरें डॉक्टर साहब करने ये जो अभी 377, ये इनकी डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब की फिगर थी कि 4 सालों में यानी 377 बिलियन अबाउट यानी क्वार्टर यानी कितने 3 क्वार्टर्स ऑफ आर जीडीपी हमने पैसा निकाला है कारोबारों से और आम जी से। बिल्कुल। देखिए ये अगर हम फाइनेंस नहीं देंगे, इंडिया हो चाहे चाइना हो, वहाँ फार्मर्स को, छोटी इंडस्ट्री को घर बैठे आपको मोबाइल ऐप के ऊपर पैसे मिल जाते हैं, फिर आप उसको पहिए को चलाते हैं, जॉब्स क्रिएट करते हैं। ये तो जो क्रिएट किया था उसको भी बंद करने के मूड में हैं। जैसे अभी तारिक साहब कह रहे थे कि 8 बजे, अब 9 बजे, अब तो 9 बज गए हैं मेरे ख्याल। अभी ये भी डिबेट है वैसे मईशत के 12 बजे हुए हैं, मईशत के 12 बजे हुए हैं। अच्छा, इसमें ना हम चूँकि जब इंटीग्रेशन कर रहे थे ना पिछली गवर्नमेंट के साथ, तो एक सर्टन वर्किंग थी कि पाकिस्तान में पोटेंशियल कितना है टैक्स का और कितना होना चाहिए। उस वक़्त जो हमारे साथ लोग काम कर रहे थे टेक्निकली, तो हमारा ये ख्याल था कि ये 12,000 अरब जो है ये मार्केट पाकिस्तान की इकॉनमी का पोटेंशियल है। हम ये सोच रहे थे कि अगर ये अचीव हो जाए तो पाकिस्तान उस वक़्त 2,000 अरब लॉस कर रहा था, तो ये 8 सालों में हम 4400 अरब से 12,000 अरब तक पहुँचे हैं। लेकिन जो 2,000 अरब का लॉस था वो 4,000 अरब का लॉस हो गया। तो इशू टैक्स नहीं है। अगर आप एफबीआर की परफॉर्मेंस देखें ना, आप भूल जाएं उन्होंने कैसे लिया, किस तरह से लिया, किससे लिया, भूल जाएं इसे। जो टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ है उसके प्रपोर्शनेट इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं है। इसका ये मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर या एग्जिस्टिंग लोगों से आपने निकाला, इन्होंने एक्सपेंशन भी नहीं की। जो निकाला है वो इतना ओवर हो चुका है। वो जो बिजनेसेस हैं अब वो प्रॉफिटेबिलिटी क्राइसिस में आ चुके हैं। देखिए एक फ़ेज़ होती है, जब आप प्रॉफिट करते हैं तो ग्रो करते हैं। पहली फेज़ में आप प्रॉफिटेबिलिटी क्राइसिस में आते हैं, फिर आप ग्रोथ क्राइसिस में आते हैं, फिर आप लॉस में जाते हैं। अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ मेंटेन नहीं करते, क्योंकि आपका जो हर साल एक्सपेंस है, अगर रेंटल है तो 10% बढ़ना है, सैलरी बढ़नी है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़नी है, तो आपको मिनिमम 12-14% ग्रोथ चाहिए। उस ग्रोथ के लिए प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। फिर अगले 4-5 सालों में आप असेस कर लीजिएगा कि आपको हर साल हज़ारों बिजनेसेस बंद होते नज़र आएंगे, क्योंकि वो उस फेज़ में चले जाएंगे जब वो नेट लॉसेस में चले जाएंगे। इस वक्त मेजॉरिटी बिजनेसेस प्रॉफिटेबिलिटी क्राइसिस में है, फिर ग्रोथ क्राइसिस में जाएंगे, फिर वो नेट लॉस में चले जाएंगे। इस साल और वजह क्या है इसकी? वजह ये है ना कि आप स्टेट जो आप कमा रहे हैं ना, उसका मेजर पोर्शन ले जाती है। किस सूरत में? आपको बिजली महंगी देती है, आपको ओवर टैक्स करती है, और आपके लिए बिजनेस को जो उसकी जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है उसके ऊपर काम करना नामुमकिन बना देती है। पॉलिसियाँ देखें, पिछली गवर्नमेंट थी, उन्होंने इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। 6 महीने हम चीखते रहे, चलाते रहे, पूरी की पूरी इकॉनमी बिठा दी, उसको 1.5 साल लगा इकॉनमी को वापस आने। अब वो जो मिनिस्टर साहब थे वो आज हर जगह बैठ के भाषण देते हैं, सबको समझाते हैं, लेकिन उसके टर्नओवर में उन्होंने जो 4 महीनों में किया कि उन्होंने जो करेक्टिव मेजर्स लिए नहीं, उन्होंने पूरी की पूरी इकॉनमी बिठा दी। ये जो मसला अंदाज़ा है आपको, ये जो उन्होंने टर्म लिमिट लगाई है उससे कितने लोग इफेक्ट हुए हैं जो 8 या 9 बजे दुकानें बंद करवा रहे हैं? हाँ, हमारे पास डाटा है, मैं आपको इसकी 2 इसके फेजेज़ हैं। जिस वक्त 8 बजे तक बंद हो रहे थे, उस वक्त तक पहले 1 महीने में 43% डिक्लाइन था रेवेन्यू का, और जब उन्होंने ईद के ऊपर उसको खोल दिया तो लास्ट ईयर वर्सेस दिस ईयर ईद में 21.15% डिक्लाइन है। पिछले साल की ईद का फुटफॉल और इस साल की ईद के फुटफॉल में 21.15%। इसमें इन्फ्लेशन और बाकी चीज़ों को ले भी लेना, लेकिन फिर इस इंडिविजुअल जो केस है उसका इम्पैक्ट भी 15-16% से कम नहीं है। इंटरेस्टिंगली पेशावर में सबसे कम उन्होंने इन्फोर्समेंट की, वहाँ डिक्लाइन 12% है, कराची में 18% है, पंजाब में सबसे ज़्यादा है, सियालकोट में 28.5% है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी है ना, तो वो ऑलरेडी बेरोज़गारी है। तो हम जब इसका एनालिसिस करते हैं, देखें इकॉनमी जो होती है ना, जो बड़े स्केल की इकॉनमी या मीडियम स्केल की इकॉनमी, ये आज और कल की डिसीजन मेकिंग नहीं होती। मैं आपके पास आज बैठा हूँ तो मैं अगले साल समर की परचेजेस प्लान कर रहा हूँ, मेरी विंटर ऑर्डर्स हो चुके हैं। अब मेरा चैलेंज ये है कि मैंने बिजनेस आवर्स मुझे कितने मिलने हैं, मुझे उसमें रेवेन्यू कितना आना है, और उसके मुताबिक मैंने प्रोडक्ट परचेज करनी है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जब ये डिसीजन मेकिंग हो रही होती है ना,
ये सारी डिसीजन मेकिंग आइसोलेशन में हो रही होती है। आपसे कंसल्ट नहीं करते? हमें तो छोड़ ही देना, आपस में नहीं करते। एपीआर को आपने टारगेट दिया हुआ है, उससे आप पूछते नहीं है कि भाईजान आपका डाटा क्या कहता है। आप इंटीग्रेटेड बिजनेस है ना, आपके पास तो एक ही ट्रांजैक्शन आ रही है, वहाँ पे बीआई लगे हुए हैं, आपने महंगे महंगे कंसल्टेंट बिठाए हुए हैं, आप उनसे पूछते लें कि 8 और 10 के दरमियान तुम्हारा रेवेन्यू कितना है, अर्बन एरियाज में क्या परफॉर्मेंस है, लोअर एरिया में क्या परफॉर्मेंस है, कराची क्या दे रहा है, लाहौर क्या दे रहा है। उनको ये तो पता है कि मेरे बिजनेस को पकड़ने के लिए उसने कंपैरिजन करना है कि इसने फलां महीने इतनी सेल डिक्लेयर की, इतना इनपुट डिक्लेयर किया, इसकी ग्रोथ इतनी नहीं आ रही, लेकिन टोटल इकॉनमी की पिक्चर वो नहीं लेते। अगर लेते हैं तो वो कहते हैं हमारा सब्जेक्ट नहीं है।